सभी को स्वागत है और इस शो का नाम है साइंस ऑन अ स्फीयर। तो चलिए कुछ पल के लिए मान लेते हैं ये घर एक स्पेसशिप है और हम सभी एक एक एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अंतरिक्ष का सफर। देख लेते हैं सैटेलाइट इमेज के द्वारा हमारा धरती कैसा दिखता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत कलरफुल भी है ना। और इसमें बहुत सारे वाइट पैचेस आप लोगों को दिखने को मिलेगा। वो क्या दर्शाता है? वो है क्लाउड्स यानी कि बादल, जो एक जगह से दूसरी जगह तो टहलते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा स्थिर क्यों है? क्योंकि ये किसी एक पल में लिया गया एक सैटेलाइट इमेज है, मोबाइल के स्क्रीनशॉट की तरह। तो चलिए देख लेते हैं असल में क्लाउड्स कैसे दिखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्लाउड्स लगातार यहाँ से वहाँ टहलते रहते हैं और जिसे स्टडी करके वेदर डिपार्टमेंट हमें वेदर अपडेट्स और वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, जैसे कि कहाँ पर बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, कोई साइक्लोन आने वाला है या नहीं। तो ये क्लाउड्स को लेकर ये इमेज थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है ना, तो चलिए इस क्लाउड को हटा देते हैं। ये रही बादल रहित पृथ्वी, जो और भी ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है। इसमें कौन सा कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है? जी हाँ, ब्लू। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पूरे धरती का 3/4 हिस्सा होता है पानी और 1/4 हिस्सा में होता है लैंड मास। चलिए ऐसे ही लैंड मास को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो दिखने में कुछ ऐसा लगता है, जो बहुत ही कलरफुल भी है और एक एक कलर का एक एक मतलब भी है। तो चलिए देख लेते हैं ये पीला रीजन, ये एक बहुत बड़ा गर्म रेगिस्तान, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट है। तो उसका नाम क्या है? जी हाँ, सहारा रेगिस्तान। उसके ठीक नीच में एक लाइट ग्रीन एरिया है, जो दर्शाता है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड को, यानी कि सावाना ग्रासलैंड। और उसके ठीक बीचों बीच एक डीप ग्रीन रीजन है ना, वो दर्शाता है एक रेन फॉरेस्ट को, जिसका नाम है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर। यहाँ पर डीप ग्रीन एरिया तो बहुत ही ज्यादा दिखने को मिल रहा है ना, तो ये दर्शाता है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट को, जिसका नाम क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर का लगभग 10% ऑक्सीजन यहाँ से ही मिलता है। इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और इसके लेफ्ट तरफ एक ब्राउन स्ट्रेच आप लोगों को दिखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं आंडीज माउंटेन रेंज, और ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर हम देखने जाए, अर्थ के 2 पोल्स भी होते हैं। ये है नॉर्थ पोल यानी कि ग्रीनलैंड, और ये आता है साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका, जो कि सालों भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर भी बहुत सारा कलर्स आप लोगों को दिखने को मिल रहा है ना। जैसे कि उत्तरी पश्चिम दिशा में एक पीला सा रीजन आप लोगों को दिखने को मिलेगा, जो दर्शाता है थर्ड डेजर्ट को। और इसके दक्षिणी ओर पे एक रेडिश ब्राउन एरिया दिखने को मिलेगा, वो दर्शाता है डेक्कन ट्रैक्ट। और इसके उत्तर पूर्व दिशा में एक कुछ व्हाइट पैचेस जैसा दिखने को मिलेगा, वो दर्शाता है हिमालयन माउंटेन को। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर बहुत सारे रेडिश ब्राउन एरिया आप लोगों को दिखने को मिला है ना, वो दर्शाता है हिली एरियाज को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते, पूरे दुनिया में दिन ही दिन है। क्या असल में भी ऐसा ही होता है? जी नहीं, दिन के साथ साथ रात भी तो आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दिन और रात एक साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आधे हिस्से पे दिन और आधे हिस्से पे रात, और इसके बीचों बीच जो लाइन आप लोग देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो चलिए कुछ पल के लिए मान लेते हैं पूरे धरती पर रात ही रात होता, तो कैसा दिखता? वाओ, ये तो पूरा अंधेरों से ढका हुआ नहीं है, बहुत सारे ग्लिटरिंग डायमंड जैसा कुछ लग रहा है ना। तो असल में ये क्या होता है? ये होता है नाइट टाइम लाइट्स, जो हम घरों में, बाजारों में
यूज करते हैं और गाड़ी का हेडलाइट भी हो सकते हैं। इसका एक नाम भी है, लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता का दिया, जो बहुत कुछ दर्शाता है, जैसे कि उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे वो जो लोग रहते हैं वो अमीर है या गरीब है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपके सामने है भारत। ये तो बहुत ही ज़्यादा चमकीला नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में तो ये दूसरे स्थान पर आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी हैं, जैसे कि ये चमकीला नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बहुत सारे सिटीज़। और चलिए अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कंट्री में। वो कौन सा है? रशिया। रशिया में एक लाइट्स का लाइन आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ये दर्शाता है एक लॉन्गेस्ट मैनमेड कंस्ट्रक्शन को, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक विस्तृत है। ये लंबाई में 9,200 किलोमीटर होते हैं, जिसे पूरे कवर करने में लगभग 7.5 दिन से भी ज़्यादा लग सकते हैं। चलिए आपके सामने एक छिपकली जैसा कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है यूरोप। ये तो और भी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है, तो इसे हम क्या मान लें? यहाँ पर भी क्या पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है? जी नहीं, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं और बिजली का खपत भी ज़्यादा करते हैं, इसीलिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है। इससे भी ज़्यादा एक इल्यूमिनेटेड एरिया है, जैसे कि देखिए आपके सामने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और रिच और डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए और कनाडा यहाँ पर स्थित है, इसीलिए ये इस एरिया बहुत ही ज़्यादा चमकीला नज़र आ रहा है। उसके मुकाबले हम अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सहारा डेजर्ट और सावाना ग्रासलैंड होता है, जो कि हैबिटेबल नहीं है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बिजली का खपत नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें एक बात बताएं, अगर हमें इंडिया से यूएसए जाना होगा, वो भी बहुत जल्दी, तो हम कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे? हम लोग एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड में एयर ट्रैफिक डेंसिटी। आप लोगों को कुछ मूवेबल ग्रीन स्पॉट्स दिखने को मिलेगा, जो दर्शाता है एक एक एक्टिव एरोप्लेन्स को। जैसे कि आपके सामने है भारत, यहाँ पर एयर ट्रैफिक डेंसिटी उतना भी ज़्यादा नहीं है। डेली 2 से 2,500 फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करता है। अगर हम बात करें चाइना और जापान की, वो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड है, यहाँ पर एयर ट्रैफिक डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। तो देख लेते हैं यूरोप को। यहाँ पर तो एयर ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, कुछ मच्छरों के झुंड जैसा, क्योंकि यहाँ पर डेली 30 से 35,000 फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करता है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, यहाँ पर मच्छरों का झुंड कुछ कीटाणु जैसा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बिजी एरियाज है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लाइट्स डेली लैंड और टेक ऑफ करता है, डेली करीबन 80 से 85,000 फ्लाइट्स। तो जैसे जैसे कि दिन से रात होता जाता है, फ्लाइट्स का नंबर भी कम होता जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं रात में डोमेस्टिक फ्लाइट तो चलना बंद हो जाता है, चलते हैं तो सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो रात के आसमान में फ्लाइट्स के बगैर भी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखने को मिलता है। तो आपके सबसे करीबी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन है? वो है मून, यानी कि चंद्रमा। ये भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम गौर से देखें, इसका दोनों साइड आप लोगों को दिखने को मिलेगा। एक है ये वाइट ब्राइट साइड और दूसरा है ये काले धब्बेदार वाले एरिया। तो एक बात बताए तो हर एक पूर्णिमा की रात में हम लोग मून का कौन सा सरफेस ज़्यादातर दिखते हैं? ये काले धब्बेदार वाले एरिया, क्योंकि मून का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड है वो करीबन एक ही है, 27.5 दिन। और इसी समय में मून अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर तो लगा ही लेता है, साथ ही साथ धरती को भी एक पूरा चक्कर लगा ही लेता है। इसीलिए हम धरती में बैठे हुए हर एक पूर्णिमा की रात को ये काले धब्बेदार वाले एरिया ही ज़्यादातर दिखते हैं। तो मून का तो कोई खुद का लाइट नहीं होता है, तो फिर ये इतना इल्यूमिनेटेड क्यों है? इसको लाइट कहाँ से मिलता है? इसको लाइट मिलता है सन, यानी कि सूरज से। ये हमारे सोलर सिस्टम का एकलौता स्टार है।
और यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए बहुत सारे येलो पैचेस आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ये दर्शाता है एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जिसमें से लगातार यूवी रेडिएशन होते रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी है। और सन एक न्यूक्लियर रिएक्टर के जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 2 हाइड्रोजन आइसोटोप मिलकर एक हीलियम एटम फॉर्म करता है और लगातार बहुत सारे एनर्जी का उत्क्रमण भी होता है। इसीलिए इसका सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस और इसका कोर का टेम्परेचर करीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट को। तो पहला प्लैनेट कौन आता है? मरकरी यानी कि बुध। यह सन के सबसे करीबी और सबसे तेजी से घूमने वाला एक प्लैनेट है जो 88 डेज में पूरे सन को एक चक्कर लगा ही लेता है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर आप लोगों को दिखने को मिलेगा वो पानी नहीं है, वो है एक लो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल और इसका कोई सैटेलाइट भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। अगला प्लैनेट कौन है? वो आता है वेनस यानी कि शुक्र। ये हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो ये डिस्टेंस के मामले में तो दूसरे स्थान पर आते हैं, तो फिर भी ये इतना हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं जिसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए सूरज के रोशनी को ज़्यादा देर तक ट्रैप करके रखते हैं और 30 से भी हम इसको देख सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में। इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। अगला प्लैनेट आता है हमारा प्यारा सा धरती यानी कि अर्थ, जो सन से ऑप्टिमम डिस्टेंस में होता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन का अस्तित्व भी मिलता है और ये दिखने में कुछ ब्लू मार्बल जैसा दिखता है ना, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग इसे ब्लू मार्बल के नाम से भी बुलाते हैं। अगला प्लैनेट कौन हो सकता है? वो है मार्स यानी कि मंगल। इसका एक नीक नेम भी है ना, वो क्या है? द रेड प्लैनेट, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर का नजर आता है क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल मिलता है वहाँ पर आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका एक और खास बात भी है, अगर हम गौर से देखें अर्थ की तरह इसका दोनों पोल भी नजर आएगा जहाँ पर व्हाइट स्पॉट दिखता है जो कि असल में बर्फ है। अब ये बर्फ पानी का भी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है। इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है। जैसे हम सभी जानते हैं ईस्ट से भेजे गए मंगलयान और नासा से भेजे गए परसिवरेंस जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट द्वारा। तो इसका 2 नेचुरल सैटेलाइट भी है। तो वो कौन कौन है? पहला जो नेचुरल सैटेलाइट आता है वो होता है डीमोस और दूसरा जो नेचुरल सैटेलाइट आता है वो है फोबोस। ये दोनों ही दिखने में कुछ इरेगुलर शेप्ड है, कुछ खाने के आलू जैसा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गैसियस प्लैनेट्स की ओर। पहला गैसियस प्लैनेट जो आता है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगर हम गौर से देखें यहाँ पर एक बड़ा सा मूवेबल स्पॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसका एक नाम भी है द रेड जायंट आई ऑफ जुपिटर। असल में ये एक साइक्लोन है जो पिछले 350 साल से जुपिटर पर राज कर रहा है। ये अकेला ही इतना बड़ा है कि करीबन 3 आर्क इसमें समा सकता है। तो सोचिए पूरा बृहस्पति कितना बड़ा होगा, और ये है भी सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट। तो जैसा कि ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसका नंबर ऑफ सैटेलाइट भी बहुत ज़्यादा होगा। टोटल 79 सैटेलाइट्स है, जिसमें से 4 गैलीलियन सैटेलाइट के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे। पहला जो गैलीलियन सैटेलाइट आता है वो है गैनीमीड। ये हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट और इसमें बहुत सारे क्रेटर्स भी मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सैटेलाइट जो है ICQ यूरोपा। ये देखने में एक बर्फ के गोला जैसा दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स भी है और साइंटिस्ट के मुताबिक इसके अंदर पानी का भी लेयर हो सकता है। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही खास सैटेलाइट जिसका नाम है आईओ। ये देखने में कुछ खाने की चीज जैसा दिख रहा है ना, तो वो कौन सा चीज हो सकता है? तो साइंटिस्ट लोग जब इसे पहली दफा देखे थे कुछ पिज्जा बेस जैसा लगा था, तो वो इसे कॉस्मिक पिज्जा के नाम से भी बुलाते हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक ऑलिव स्पॉट्स आप लोगों को दिखने को मिलेगा वो दर्शाता है एक एक्टिव वोल्केनोस को। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। नेक्स्ट जो सैटेलाइट आता है वो है कैलिस्टो। ये दिखने में कुछ गोल्फ बॉल जैसा भी दिखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे डेड वोल्केनोस और क्रेटर्स भी मौजूद हैं।
अगला प्लैनेट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्लैनेट जो आता है वो है सैटर्न यानी कि शनि। इसे क्वीन ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। और अगर गौर से देखा जाए इसके ऊपर कुछ मिसिंग जैसा लग रहा है ना, तो वो क्या है? इसके रिंग्स, क्योंकि ये एक 2D प्रोजेक्शन है तो वो यहाँ पर मर्ज कर चुका है। इसका भी बहुत सारा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, तो उसमें एक मुख्य सैटेलाइट आता है टाइटन। आपके सामने है टाइटन। ये इकलौता सैटेलाइट है जहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है और यहाँ पर मीथेन के बरसात भी होते रहते हैं और इसका टेम्परेचर भी बहुत ही कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। अगला प्लैनेट जो आता है वो है यूरेनस। यहाँ पर बहुत सारे लाइट गैसेस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाया जाता है। इसका एक सिस्टर प्लैनेट भी है, उसका नाम क्या है? नेपच्यून। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मीथेन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। और यूरेनस और नेपच्यून में डायमंड्स की बरसात होती रहती है। तो 2006 साल से पहले एक और भी प्लैनेट था ना जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था, तो वो कौन है? प्लूटो। चलिए देख लेते हैं प्लूटो को। ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, जैसे घर के बीचों बीच एक बड़ा सा स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम। अब अगर गौर से देखा जाए इसका भी दोनों साइड है, एक ब्लड साइड और दूसरा है वाइट शार्प साइड। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका अभी तक पूरा क्लियर पिक्चर नहीं ले पाया है और इसका बहुत सारे लिमिटेशन भी है, जैसे इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हमारे मून यानी कि चंद्रमा से भी छोटा। तो साइंटिस्ट लोग इसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी बुलाते हैं। तो जैसे कि हम सब अपने घर वालों के साथ एक पार्टिकुलर एड्रेस में रहते हैं ना, तो हमारे सोलर सिस्टम का भी तो कोई एड्रेस होगा, तो वो क्या है? तो वो है गैलेक्सी। और हमारे गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा मंदाकिनी। अगर पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो ये ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज दिखने को मिलेगा और उनमें है अनगिनत सितारे। अगर गौर से देखें 3 तरीके के स्टार्स आप लोगों को दिखने को मिलेगा। एक है ब्लू स्टार जो कि न्यूली फॉर्म स्टार्स है, वहाँ पर फ्यूल काफ़ी मात्रा में मौजूद है। तो एक है येलो स्टार जो कि मिडिल एज स्टार्स है, जैसे कि हमारे सन। अगर गौर से देखा जाए और एक तरीके की स्टार्स हैं जो है रेड कलर सन स्टार, वहाँ पर फ्यूल खत्म ही होने को है, जो धीरे धीरे ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन हम आपके सामने लाए हैं वो